मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। आज का टॉपिक है डायरिया यानी कि दस्त लगना या कहा जाए तो लूज मोशन होना। दोस्तों, जो डायरिया की प्रॉब्लम होती है, जो डायरिया की डिसीज होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होती है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो डायरिया की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन की समस्या होती है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित होती है। जब कभी भी हमारे पाचन तंत्र में कोई भी गड़बड़ी आती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। यह एक बहुत ही कठिन यानी कि बहुत ही बेकार बीमारी होती है, कंडीशन होती है, जो अक्सर खाने पीने की जो गड़बड़ी की वजह से हो जाती है। जब हमारा जो स्टोमक होता है किसी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर हम कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे कुछ अनडाइजेस्टेड फूड खा लेते हैं, ज़्यादा फैटी वाले फूड खा लेते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ऐसा खा लेते हैं, ऑयली चीज़ खा लेते हैं, जिसको हमारा जो स्टोमक होता है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और हमें डायरिया हो जाता है। डायरिया में कभी कभी क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो अपच वाले खाना होता है, अपच खाना होता है, वह स्टूल के साथ मिक्स होकर के बाहर निकलने लगता है। और डायरिया के केस में जो स्टूल होता है वो सेमी सॉलिड ना होकर बिल्कुल वाटरी डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशन से होते हैं। किसी को फ्रिक्वेंट यानी कि लगातार भी हो सकता है, हर 10-15 मिनट में उसको फ्रेश होने जाना पड़ता है, किसी को हर आधे घंटे में 1 घंटे में होता है, और किसी को इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, मतलब दिन भर में 4 या 5 बार ही होते हैं उसको डायरिया। यदि किसी व्यक्ति को दिन में 4 या 5 बार हो रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है, घबराने वाली बात नहीं होती है, धीरे धीरे अपने आप सही हो जाते हैं बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को फ्रिक्वेंटली बार बार हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, हर 15 मिनट में उसको डायरिया हो रहा है, वाटरी डायरिया हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है स्टूल के साथ में, तो यह चिंताजनक बात होती है। और इससे क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में वो कम हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को कमजोरी सी महसूस होने लगती है, पेशेंट सुस्त रहने लगता है और बीपी भी उसका डाउन होने लगता है। डायरिया जो होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एज के ग्रुप के व्यक्ति को अफेक्टेड कर सकता है। ये किसी को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, बूढ़े व्यक्तियों को भी हो सकता है और मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है। लेकिन यह जो डायरिया की परेशानी होती है ये मैक्सिमम छोटे बच्चों में देखी जाती है, स्पेशली जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको देखी जाती है, क्योंकि वो अच्छे से खाने को चबा नहीं पाते हैं, सीधे थोड़ा 1-2 बार बाइट उसको चबाया और सीधे गले से निगल लेते हैं, अच्छे से चबा नहीं पाते, जिसके और कुछ भी खा लेते हैं तो उनको डायरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा देखी जाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण होता है वो होता है इन्फेक्शन, जो कॉमनली अधिकतर केसों में देखने को मिलता है। ये इन्फेक्शन भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वायरल इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई बुखार की या किसी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट में भी हो सकता है कि डायरिया प्रोड्यूस हो गया हो साइड इफेक्ट की वजह से। या आप कहीं बाहर शादी पार्टी में गए हैं, वहाँ कंटामिनेटेड वाटर, मतलब गंदा पानी आपने पी लिया है, गंदा खाना आपने खा लिया है, वहाँ पे हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं की गई थी, जहाँ पे आप खाना खाने गए हैं, होटल में भी हो सकता है, या जो साइड में ठेले वगैरह खड़े रहते हैं वहाँ पे भी अनहाइजीनिक फूड बहुत ज़्यादा बिकता है, अनहाइजीनिक ऑयल में पकाया जाता है, और ऐसे खाने आप यदि खा लेते तो उसकी वजह से आपको डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि ओवर ईटिंग। यदि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन आपकी कैपेसिटी है सिर्फ 2 या 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगी होने की वजह से आपको अपना जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, 3 रोटी आपको खानी चाहिए लेकिन आपने 6 रोटी खा ली, उसकी वजह से भी डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, होटल वगैरह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हमें अच्छा खाना देखने को मिल जाता है, टेस्टी खाना लगता है, तो टेस्टी खाने की वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। दोस्त यार में भी कभी कभी जब दोस्त यार आपस में मिल जाते हैं
रिलेटिव आपस में मिल जाते हैं, मिलते हैं, तो सबके साथ बैठ के भी खाना ज़्यादा खप जाता है, तो ओवर ईटिंग की वजह से भी डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉज आता है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है हमारा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या हमारे आंतों का जो मूवमेंट होता है वो अच्छे से ना हो रहा हो, स्टोमक में जो एसिड बन होता है वो अच्छे से खाने को पचा नहीं पा रहा हो, या फिर लीवर में जो एंजाइम निकलते हैं खाना पचाने के लिए वो अच्छे से लीवर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो गाल हमारे खाने को जो गाल हमारे खाने को पचाने के लिए जो रस निकालता है, स्टोर करता है रसों को, वो अच्छे से आंतों तक सप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी ये सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को गालब्लैडर स्टोन मतलब हुआ होता है और वो अपना ऑपरेशन करवा के गालब्लैडर को अलग करवा देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को डायरिया की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती रहती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉज होता है, नेक्स्ट कारण होता है, वो होता है इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वह कम हो जाती है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे कि स्टोमक से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो, स्टोमक में कई सारे फंडस होते हैं या बॉडी होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया हो, या स्वेलिंग आ गई हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ गई हो, कोलोन में प्रॉब्लम हो गई, वहाँ इन्फेक्शन हो गया हो, स्वेलिंग आ गई हो, उसकी वजह से भी डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है लीवर। लीवर से संबंधित कोई आपको समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर की समस्या है, या SGOT SGPT आपके बड़े हुए हैं, तब भी आपको डायरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इसलिए कहा जा सकता है कि कई व्यक्तियों को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होता है, और वह व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जो गोलियां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो यूज कर रहा होता है, जिससे कि स्टूल उसको आसानी से हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लगातार दवाई यूज करने से दवाई के साइड इफेक्ट के रूप में डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर ओवरडोज हो जाती है दवाई। मान लीजिए आप कंटिन्यू आधी गोली खा रहे हैं या एक गोली खा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि गर्म कर जाए कि कभी आपको, या आधी गोली खा रहे हैं गलती से आपने एक गोली खा ली, तो उसकी वजह से भी डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। या आप लंबे समय तक ऐसी दवाई खा रहे हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करती है और स्टूल को मुलायम सॉफ्ट बनाती है और स्टूल को बाहर निकालने का काम करती है, उन दवाइयों को लंबे समय तक यूज करने की वजह से भी डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ये हुए कुछ मुख्य कारण जो कि आपको डायरिया होने के हो सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति को डायरिया होता है उसकी बॉडी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट साइन हमें देखने को मिलता है वो है कॉमन है कि उस व्यक्ति को लूज मोशन हो रहा होता है, डायरिया हो रहा था, पतले दस्त से लगते हैं उसको, जो मल होता है बहुत ही पतला वाटरी मल रहता है उसका। नेक्स्ट जो होता है जो लक्षण होता है वह होता है हैवीनेस, भारीपन लगता है उसको, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा हमें हो सकता है कि पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा हो, पेट में मरोड़ सी हो रही हो, ये भी लक्षण कॉमनली देखने को मिलता है। बार बार व्यक्ति यदि लूज मोशन जाता है या पेट में गैस बन जाती है, उसकी वजह से भी व्यक्ति को लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट जो व्यक्ति होता है जिसको डायरिया हो रहा होता है उसको जी घबराना लगता है, घबराहट सी होने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि उल्टी हो रही है, कभी कभी तो उल्टी हो जाती है उसको। यदि व्यक्ति फ्रिक्वेंटली स्टूल पास आउट करने जा रहा है, हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में, हर घंटे उसको फ्रिक्वेंटली स्टूल पास आउट हो रहा है, वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है, तो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको कमजोरी सी महसूस होने लगती है। लगातार स्टूल पास आउट करने की वजह से, लगातार डायरिया होने की वजह से व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है, और ऐसे व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा पहले से ही कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। अगर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति का वेट लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मुंह बार बार सूखने लगता है और उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में वो पानी पीता है। ऐसे व्यक्ति को कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। और जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा कम देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है उसका। और यदि किसी व्यक्ति को लगातार डायरिया हो रहा है, लगातार ही उसको दस्त से लग रहे हैं, हर घंटे उसको जाना पड़ रहा है, तो उसकी जो यूरिन होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यूरिन अच्छे से नहीं आती है।
जब उसकी दस्त यानी कि डायरिया उसको सही हो जाते हैं तो यूरिन भी उसकी नॉर्मल आने लगती है। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि डायरिया होता क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि इस डायरिया के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हमें उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, डायरिया के पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, यदि आपके घर पे किसी को डायरिया हुआ है तो उसे कैसे देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि जो डायरिया की बीमारी होती है, किसी को एक्यूट डायरिया हो रहा होता है, किसी को क्रोनिक डायरिया होता है, ये आराम से ठीक होने वाली बीमारी होती है, ठीक हो जाती है, कुछ मेडिसिन से ठीक हो जाती है। यदि समय पे इसके कारण को पहचान लिया जाए, समय पे उसको डायग्नोस कर लिया जाए और समय पे उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। यदि हम किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है, यदि किसी व्यक्ति को लगातार डायरिया हो रहा है, लगातार ही हुआ है, लूज मोशन का हो रहा है उसको, और हम उसके ट्रीटमेंट देने में लेट हो जाते हैं, मान लीजिए कि हर हर घंटे उसको डायरिया हो रहा है और हम उसे छोड़ देते हैं कि वो ठीक थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन पेशेंट कोलैप्स कंडीशन में चला जाता है अगले दिन। इसलिए पेशेंट को बचाने के लिए, पेशेंट की कंडीशन सीवियर ना हो उसके लिए ध्यान देना होता है। यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा हो तो उसको तुरंत मेडिकेशन करना चाहिए, तुरंत ही दवाई ले लेनी चाहिए। सबसे पहले हम जो डायरिया के कारण हैं, ये जो कॉज हैं, उसको दूर करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग की वजह से, अगर गलत खान पान की वजह से हो रहा है तो उसको कुछ समय के लिए फूड लेने से मना कर दिया जाता है कि कुछ समय के लिए आपको फूड नहीं खाना और पानी जब भी पीना है तो उबाल कर पानी ठंडा करके उसको पीना है। यदि किसी व्यक्ति को गैस की वजह से डायरिया हो रहा है तो उसको गैस की गोली दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की गोलियां खाने ओवरडोज की वजह से हो रहा है तो उसको दवाई को आप एंटीडोट करें, या दवाई को एंटीडोट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जो कॉन्स्टिपेटेड जो मेडिसिन है उसको आप बंद कर दें तो उसको आराम मिल जाता है। या जो फिजिकल कॉज हैं, जो बॉडी के कॉज हैं, यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर से संबंधित उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। यदि किसी को स्टोमक से संबंधित रिलेटेड है बीमारी है, किसी को इंटेस्टाइन से संबंधित बीमारी है तो उसके कॉज को उससे संबंधित मेडिसिन देनी चाहिए तो पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को एक्यूट डायरिया यानी कि अभी अभी उसको डायरिया प्रोड्यूस हुए हैं, डायरिया लगना स्टार्ट हुए हैं, तो हम उसे साबूदाना दे, छोटे साबूदाने आते हैं, बड़े साबूदाने दोनों प्रकार के आते हैं, आप दोनों में से कोई भी साबूदाने दे सकते हैं उसको खाने के लिए, या चाहे तो मखाने भी उसको दे सकते हैं, खिचड़ी बना के उसको दे सकते हैं तो उसको आराम मिलता है। और इसको फ्रूट के जूस भी दे सकते हैं। यदि उसके पेट में सूजन नहीं है, पेट फूला हुआ नहीं है, तब भी तो आप उसको दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है, बार बार फिर लूज मोशन हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध जो होता है वो गैस बनाता है और दूसरा इससे पेट साफ होता है। तो यदि आप डायरिया वाले पेशेंट को दूध पीने के लिए देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करने का चांस रहता है। यदि किसी व्यक्ति को क्रोनिक डायरिया यानी कि कई दिनों से उसको डायरिया हो रहा है, दवाई खा लेता है, फिर कुछ थोड़ा आराम रहता है, दवाई का असर जब तक रहता है तब तक उसको आराम रहता है, लेकिन फिर उसकी कंडीशन वैसी ही हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप खाने में रोटी उसको मना कर दें, रोटी बिल्कुल ना खाए वो, और ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ खिचड़ी या मखाने ही देना चाहिए और कुछ नहीं देना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है तो हमें उसे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो उसको डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए हम ORS देते हैं या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं। आप उसे कोई भी ट्रीटमेंट दें, चाहे वो होम्योपैथी दें या एलोपैथी दें या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दें, लेकिन उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए आपको ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर देना ही चाहिए। और जब भी पानी पिए इलेक्ट्रोल पाउडर को मिलाकर ही वो पानी पिए। दोस्तों एलोपैथी में कई सारी मेडिसिन आती हैं जो आपके लूज मोशन को ठीक करने का काम करती हैं, जैसे कि लोमाफेन हुआ, इंड्रोकुनाल हुआ, नॉफ्लॉक्सटिजर हुआ, या O2 टैबलेट हुई, जेरोडोल पी हुई, जेरोडोल स्पास हुई, ऑनडेम हुई, डोम्पेरिडोन हुई, ये सारी मेडिसिन काम कर सकती हैं। इससे पेशेंट को आराम भी मिल जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी के बारे में। दोस्तों यदि आप लंबे समय तक या कुछ समय तक इन मेडिसिन को देते हैं, क्योंकि इन मेडिसिन में कुछ स्टेरॉयड भी होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं, तो स्टेरॉयड लंबे समय तक यूज करने से पेशेंट को नुकसान हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित या स्प्लीन से या इंटेस्टाइन से संबंधित कोई भी समस्या है तो भी हो सकता है कि ये मेडिसिन पेशेंट को साइड इफेक्ट दे दें या पेशेंट को नुकसान कर जाए।
तो पेशेंट को साइड इफेक्ट से बचाने के लिए, पेशेंट को ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि आप पेशेंट को जैसे ही डायरिया हो रहा है तो उसको तुरंत से तुरंत होम्योपैथी मेडिसिन ही स्टार्ट कर दें। पेशेंट यदि होम्योपैथी मेडिसिन भी लेगा तभी उसको तुरंत आराम मिल जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी बहुत ही अच्छी शानदार मेडिसिन है जो आपकी डायरिया को आसानी से ठीक कर सकती हैं। यदि दोस्त ने हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, तो मैं इसमें वीडियो में ज़्यादा मेडिसिन के बारे में नहीं बताऊँ, सिर्फ मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बताऊंगा जो आप लेंगे तो तुरंत आराम मिलता है। ऐसी मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अचानक से डायरिया हो जाए, ठंडी हवा जैसी चेहरे पर लगती है, ठंडी हवा में व्यक्ति जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कमरे में रूम टेम्परेचर में बैठा हुआ है, ठंड का मौसम है और वह रूम से निकल के, हीटर से निकल करके बाहर ठंड में चला जाए, या अंदर रूम में एसी में बैठा हुआ है, बाहर धूप में है और एसी में अंदर आ जाए, तो ठंड की वजह से उसको डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। कभी कभी लू लगना की वजह से भी डायरिया होने लगता है। उस कंडीशन में पेशेंट को एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टलेसनेस भी रहती है, घबराहट होती है, उसको बेचैनी सी बनी रहती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को आप एकोनाइट नेप्लेस 30 या 200 CH पोटेंसी में दें। यदि पेशेंट को एक्यूट मतलब बार बार लूज मोशन जा रहा है तो हर 10 मिनट में एकोनाइट 200 मेडिसिन को देते रहें जब तक पेशेंट को आराम न मिल जाए। कंटिन्यूस मेडिसिन होते हैं, 2-2 बूंद हर 10-10 मिनट आप रिपीट कर सकते हैं। पेशेंट को जैसे जैसे आराम मिलता जाए आप इस मेडिसिन की जो गैप होता है, टाइमिंग होती है, उसको बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे करके इस मेडिसिन को बंद कर दें। इसका नेक्स्ट मेडिसिन है क्रोटोनटेक। यह भी बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है डायरिया के केस में। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये होता है कि यदि आपको डायरिया प्रोड्यूस हो रहा है तो जब आप स्टूल पास आउट करने बैठते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है वो इतनी तेज होता है जैसे कोई बंदूक चली हो, इससे ऐसी आवाज़ आती है स्टूल पास आउट करने पे। तो आप यदि लक्षण देखने को मिलता है आपको तो आप क्रोटोनटेक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। क्रोटोनटेक में एक और लक्षण होता है कि जब आपको डायरिया होता है तो आप गर्म पानी पीते हैं तो आपको डायरिया में आपको थोड़ा आराम मिलता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। यदि आपको ये लक्षण, दोनों लक्षण मिलते हैं तो आप क्रोटोनटेक मेडिसिन का यूज करें। इसे भी आप 30 CH पोटेंसी में यूज करें, 2-2 बूंद 3 बार ले सकते हैं और यदि फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो हर 10 मिनट में भी रिपीट कर सकते हैं, हर घंटे भी रिपीट कर सकते हैं इसको। दोस्तों, इसके बाद है नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी। इसे आप तब यूज करें जब आपको लगे कि आप कहीं पार्टी वगैरह में गए थे, पार्टी सार्टी आपने की है या बाहर का ऑयली खाना खाया है, जंक फूड खाया है, उसकी वजह से आपको डायरिया प्रोड्यूस हो गया है। यदि आपको ऐसा लगता है तब आप नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी में यूज करें। 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। और यदि आपको फ्रिक्वेंटली डायरिया हो रहा है तो हर आधे घंटे में या हर घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपको आराम ना मिल जाए। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन कोलिनसोनिया। तो यदि आपको डायरिया के साथ में पेट में भी दर्द रहता है तो आप कोलिनसोनिया मेडिसिन को यूज करें। 30 CH पोटेंसी में हर आधे घंटे में 1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, या चाहें तो हर घंटे रिपीट ना करना चाहें तो यहाँ पे इसको दिन में 3 से 4 बार भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है प्रोटोफाइलम। इसे भी आप 30 CH पोटेंसी में यूज करें। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये होता है कि इसको वाटरी स्टूल पास आउट होता है, साथ में पेट में दर्द होता है। दोनों ही मेडिसिन आप यूज करें तो बहुत ही अच्छी शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोनों ही मेडिसिन साथ में यूज करना है, कोलोसिंथ और प्रोटोफाइलम। दोनों ही मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में यूज करना है, हर आधे घंटे में 1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन कैमोमिला। यदि घर में छोटे बच्चे हैं, उनको छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उनको डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। यदि घर में छोटे बच्चे हैं, उनको डायरिया हो रहा है और उनको जो मल है वो ग्रीन कलर का भी आ रहा है, तब आप कैमोमिला मेडिसिन 30 CH पोटेंसी में बच्चों को दे सकते हैं। हर घंटे या दिन में 3 से 4 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। 2-2 बूंद मेडिसिन, 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार देना है कैमोमिला 30 CH पोटेंसी में। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ मॉर्निंग में सुबह के टाइम डायरिया प्रोड्यूस होता है, दिन में 3-4 बार डायरिया प्रोड्यूस होता है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। यदि उसको बार बार फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सल्फर 30 CH पोटेंसी में यूज करना चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट इसको यूज करना चाहिए 30 CH पोटेंसी में, या चाहें तो आप इसको 200 CH पोटेंसी में भी यूज करें सुबह सुबह खाली पेट। यदि डायरिया उसको लगातार आ रहे हैं तो दिन में 3 से 4 बार आप 30 CH पोटेंसी में दे सकते हैं। यदि कुछ दिनों से ही प्रॉब्लम हो रही है उसको तो आप 200 CH पोटेंसी में दिन में सिर्फ 1 बार आपको मेडिसिन देनी है सुबह खाली पेट। दोस्तों, ये
सुबह के समय अगर डायरिया होता है तो आपको सल्फर देनी है। यदि रात के समय डायरिया आपको प्रोड्यूस होता है, सल्फर जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको डायरिया प्रोड्यूस होने लगता है, 3 से 4 बार फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है। जैसे जैसे मॉर्निंग होती जाती है डायरिया भी प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होती जा देती है। इस प्रकार की कंडीशन में आपको सिफिलिनम 200 CH पोटेशियम यूज करना है। इसको दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, चाहे तो 200 में आप सप्ताह में 3 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन क्रॉनिक होती है, ना कि एक्यूट होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 8 नंबर। इसे आपको 4 गोली दिन में 3 से 4 बार आपको यूज करनी चाहिए। चाहे तो आप इसको चूस सकते हैं या फिर आप इसको गुनगुने पानी में डाल दें। जैसे ही दवाई घुल जाए आप इसको चाय की जैसे सिप सिप करके पी सकते हैं आराम से, तो इससे आपको आराम मिल जाता है। दोस्तों ये मैंने इस वीडियो में कॉमन मेडिसिन बताई है जो कि पेशेंट को हम देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो पेशेंट को लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने मन से दवा का सेवन ना करें, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही मेडिसिन बताई जाती हैं। अपने मन से किसी भी दवा का सेवन करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। ये होम्योपैथी में नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं होगा तो मेडिसिन लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसलिए हो सके तो आप अपने आपके आसपास जो बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर हों, अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर हों, आप उनसे कांटेक्ट करके उनको अपनी परेशानी बताएं, उनको अपने लक्षण बताएं, तो उस हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और अच्छे से मेडिसिन सेलेक्ट करके वो आप मेडिसिन यूज करेंगे, मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।